यस, टुडेज टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वे दैट इसको हम इस तरीके से नहीं देखते हैं क्योंकि इसका डायरेक्टली रेफरेंस कहीं पर संहिताओं में एज सच नहीं है। लेकिन जब हम इसकी खोज करते हैं या इसके ऊपर ऊहन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि दिस कंडीशन एग्जिस्ट एंड वी नीड टू फाइंड इट आउट इनटू द पेशेंट्स। सो लीनत्व, लीन शब्द का अर्थ पता है किसी को? लीन मतलब क्या? बहुत स्फुट रेफरेंसेस आए हुए हैं, इसके 4 या 5 ही रेफरेंसेस है संहिता में जहाँ पर लीन शब्द आया हुआ है। अगर किसी को पता होगा तो टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, लीन मतलब क्या। यस, यू कैन टाइप इन इंग्लिश एज वेल, या आपको जो अर्थ पता होगा उसका संस्कृत में या अपनी भाषा में भी आप बता सकते हैं। रूटेड, डीप। मैंने जो संहिता में खोजा है उसका अर्थ 3-4 जगह पर जो दिया है वो है असम्यक दर्शित्व। ये बहुत ही सुंदर उसका मीनिंग है, असम्यक दर्शित्व। कोई चीज उपस्थित है लेकिन ठीक से दिख नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा है। राइट। आयुर्वेद जो है वो अभाव प्रमाण को नहीं मानता है। आयुर्वेद जो है अभाव प्रमाण को नहीं मानता है। सो इट इज नॉट समथिंग विच इज नॉट देयर, इट इज समथिंग विच इज देयर बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट। ऐसी कोई चीज है जो अंदर छुपी हुई है, बिल्कुल आप उसे देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। दैट इज बेसिकली लीनत्व। दोष इस तरह से दुष्यों में समाविष्ट हो जाते हैं कि सकृत दर्शन देखते हुए आपको उसका अनुमान नहीं लगेगा। ऊपर ऊपर अगर आप उसको देख ले तो यू जस्ट कैनॉट फाइंड इट आउट कि ये इस दोष की वजह से है या इस दोष का इस दुष्य की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये है। और इसी की वजह से बहुत बार चिकित्सा में गड़बड़ी हो जाती है। बहुत बार हमें समझ में नहीं आता है कि या चिकित्सा में अनुक्षय मिलना शुरू हो जाता है। मान लीजिए जैसे अम्ल पित्त का पेशेंट है, उसको उरोदाह है, रुल्लास है, उदरशूल है, आदि बहुत सारी चीजें उसको है, और हम उसका डायग्नोसिस अम्ल पित्त करते हैं। 70% पेशेंट में उपशय भी मिल जाता है, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है सूचेकर, कामदुधा या अम्ल पित्त मिश्रण, जो भी कुछ आप देते हो उससे उपशय भी मिल जाता है। लेकिन 30 to 40% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें उपशय नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हम उसकी जड़ तक नहीं जाते। वो अम्ल पित्त बहुत बार होता ही नहीं है, वो लीन पित्त होता है, जो कुछ लक्षण अम्ल पित्त के दिखाता है लेकिन बाकी के लक्षण उसके छुपे हुए हैं। उन छुपे हुए लक्षणों को हमें खोजना, यही लीनत्व की खोज है। और मैंने लीन पित्त ये टॉपिक क्यों लिया है? क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के काल में 60 to 70% जो आप पेशेंट्स देखते हो ना, उसमें लीन पित्त की ही संप्राप्ति होती है। लीन वात या लीन कफ की कम होती है, वो भी होता है, लेकिन लीन पित्त की संप्राप्ति बहुत सारे पेशेंट्स में आज दिखती है। क्लासिकल जो डिजीज है, ज्वर, रक्त पित्त, गुल्म, ये कम तौर पर दिखते हैं। 10 से 15% पेशेंट में ही ऐसे क्लासिकल पेशेंट्स आपके पास दिखते हैं। बाकी जो पेशेंट्स हमें दिखते हैं, जो हमारी ओपीडी में आते हैं, बेसिकली वो लीनत्व इस अवस्था में आते हैं। ओके, तो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन कीप ऑन टाइपिंग इन द चैट बॉक्स इफ यू एग्री, डिसएग्री, और इफ यू हैव समथिंग टू से। ओके, अभी मैं कुछ उपमान प्रमाण इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपके सामने रखूंगा। कुछ शायद आपको समझ में आ जाएंगे, अभी कुछ नहीं समझ में आएंगे, लेकिन उसके ऊपर आप बाद में चिंतन जरूर करना और इसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। अभी देखिए, स्लाइड में आपको 2 स्पॉन्ज दिख रहे हैं, ठीक है। देखने के ऊपर, सिर्फ स्पॉन्ज को देखने मात्र से हमें ये अनुमान नहीं हो पाता है कि कौन सा वेट है और कौन सा सूखा हुआ है, विच इज अ ड्राई स्पॉन्ज एंड विच इज अ वेट स्पॉन्ज, राइट। ये हमें बहुत बार सिर्फ देखने से समझ में नहीं आता है। जब हम उसको छुएंगे या जब उसको स्क्वीज करेंगे तब समझ में आएगा कि ये वेट स्पॉन्ज है, ये ड्राई स्पॉन्ज है, राइट। ठीक उसी तरह दोष जो है वो दृश्य में समाविष्ट हो जाते हैं इस तरीके से कि वो दिखाई नहीं देते। जब हम दृश्यों को अलग नजरिए से देखते हैं या उनको अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि निचोड़ते हैं इस उपमान प्रमाण के द्वारा, तब उसके लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाता है। ओके, और इसी उपमान प्रमाण में अगर मैं कहूँ कि एक स्पॉन्ज जो है वो ब्रांडेड क्वालिटी का है और एक स्पॉन्ज जो है वो सादे क्वालिटी का है, लोकल मार्केट का है, तो उसमें जो ब्रांडेड क्वालिटी का स्पॉन्ज होगा वो वाटर, ऑयल, इन चीजों को एब्सॉर्ब नहीं करेगा।
और जो सादे क्वालिटी का स्पॉन्ज होगा वो आराम से एब्सॉर्ब कर लेगा पानी को, ऑयल को या किसी भी चीज को। इसका ये मतलब हुआ कि यदि सारत्व आपका अच्छा है, यदि आपके धातु सारवान है, तो आपके हेतु का बल अच्छा होकर भी, दोष बलवान होकर भी उन धातु में समाविष्ट नहीं हो पाते, यानी कि उन्हें लीनत्व प्राप्त नहीं होता है। इसलिए लीनत्व प्राप्त होने के लिए एक आवश्यक गोष्ट ये भी है कि आपका सारत्व हीन होना। हीन सारत्व होगा तो लीन दोषों की, लीन पित्त की संप्राप्ति हमें जरूर दिखाई देगी। ओके, ठीक है। अभी आपको कुछ विजुअलाइजेशन करना है। लेफ्ट साइड में आपको बॉटल दिख रही है अणु तेल की, सेंटर में कुछ कॉटन के स्वैप्स है और टिश्यू पेपर है राइट साइड में। अभी मान लीजिए कि मैंने ये सब कॉटन के स्वैप जो है वो टिश्यू पेपर के ऊपर रख दिए है। ठीक है, मैंने कॉटन के स्वैप सब टिश्यू पेपर के ऊपर रख दिए है। और अगर मैं अभी ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑयल डालना शुरू कर दूं उन कॉटन स्वैप्स के ऊपर, तो क्या होगा? क्या लगता है आपको? कौन बताएगा? You can even unmute and tell, otherwise you can type. Yes, oil will be absorbed by cotton. अगर मैं डालता रहूँ तो और क्या होगा? Will that oil percolate through that cotton swab and reach those tissue papers? Right? हाँ। बिल्कुल। फिर वो टिश्यू पेपर आपने एक निकाल दिया तो दूसरे टिश्यू पेपर में भी दिखेगा, तीसरे में भी दिखेगा। ऐसा जितना आप ऑयल डालोगे उतने लेवल तक वो अ, उतने टिश्यू पेपर्स तक वो चलता चला जाएगा। ओके, अब ये ऑयल कुछ नहीं है तो ये हेतु है। कॉटन स्वैब और कुछ नहीं है तो कला है। और टिश्यू पेपर कुछ नहीं तो धातु है। राइट? जितना हेतुओं का बल ज्यादा होगा, जितना अणुतेल इन दिस एग्जाम्पल, उतना वो परकोलेशन ज्यादा होगा और उतने गूढ़ धातुओं तक वो संप्राप्ति फैलती चली जाएगी, लीनत्व की या दोषों की। जितने धातु सारवान होंगे, टिश्यू पेपर की जगह अगर ये मैं कोई हार्ड पेपर ले लूं तो वो अंदर तक नहीं जाएगा, नीचे तक नहीं जाएगा उतने हद तक। सो उतनी संप्राप्ति हमें नहीं दिखेगी। और ये धातुओं की कला भी वैसी है। कला यदि आपकी मजबूत होगी, कला की निर्मित भी रक्त धातु से होती है, तो कलाएं भी यदि मजबूत होंगी तो भी ये परकोलेशन में समय लगेगा या वो इजीली परकोलेट नहीं होगा। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपका रक्त धातु और आपका सारत्व ये अच्छा होना चाहिए, जिससे लीन पित्त की या लीन दोषों की संप्राप्ति नहीं होगी। और आपके हेतुओं का बल भी कम होना चाहिए। अनुतेल मतलब अचार मान लीजिए, पापड़ मान लीजिए, कोई भी हेतु यदि आप निरंतर सेवन कर रहे हैं तो ये संप्राप्ति गुड़ बनेगी। यदि आपको अनुतेल एक या दो बूंद ही डाल रहे हैं, कभी कभी अचार का सेवन कर रहे हैं, कभी कभार ही पापड़ का सेवन कर रहे हैं, तो वो संप्राप्ति अगेन गुड़ नहीं जाएगी। तेल की जगह अगर आप कोई दूसरा माध्यम उठा लें, मान लीजिए शहद है, पानी है, तो क्या होगा उस कंडीशन में? शहद है, हनी को डाला है कॉटन स्वैप के ऊपर, अब क्या होगा? उसका इम्प्रिंट आएगा नहीं आएगा टिश्यू पेपर्स के ऊपर? राइट? Honey won't percolate easily. So again that refers to the हेतु, कि हेतु कौन से गुणों से ज्यादा बना हुआ है, द्रव गुण ज्यादा है, सांद्र गुण ज्यादा है, उसके हिसाब से लीनत्व की संप्राप्ति या कितना गुण हो जाएगा वो डिफर करता है। ओके, खास करके लीन पित्त में द्रव गुण, उष्ण गुण, इनका समाविष्ट ज्यादा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अणुतेल लिया हुआ है।
द्रव गुण, उष्ण गुण, सांद्र गुण कम प्रमाण में है, इसलिए शहद का एग्जाम्पल लिया है कि शायद उससे वो संप्राप्ति उतनी गुण नहीं होगी, उससे शायद लीन कफ की संप्राप्ति होगी। लेकिन लीन कफ के पेशेंट्स कम दिखते हैं, लीन पित्त के ज्यादा होते हैं, इसलिए लीन पित्त का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है। ओके, कुछ हद तक समझ में आया उपमान प्रमाण? शायद पूरा ना समझ में आया, या शायद मैंने कुछ गलत गलत तरीके से भी प्रेजेंट किया होगा, इसलिए बिकॉज उपमान प्रमाण में हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं। जो वास्तव में शास्त्रज्ञ थे या जो साइंटिस्ट थे हमारे, वो एग्जैक्ट उपमान प्रमाण बोलते थे, जो अ, मंद बुद्धि के व्यक्ति को भी और तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति को भी समझ में आता था। लेकिन हाल ही फिलहाल के तौर पर आप इतना समझ के चलिए। ओके, आपको समझ में आ रहा है, थैंक यू। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पर कुछ और चीजें आपको बताता हूँ। राइट साइड में आपको कुछ चीजें दिख रही है, राइट? एक में है कैस्टर ऑयल, एक में है तिल का तेल, एक में है पानी, कोकोनट ऑयल एंड दूध, राइट? यदि अभी आप मैं इन पांचों चीजों को मिक्स कर दूं, एक बॉटल में भर दूं और इसको फ्रिक्शन दूं, एक एजिटेशन दूं, इसको पूरी तरीके से घुमाऊं, तो क्या होगा? राइट, एक इमल्सिफिकेशन होगा, ओपेक हो जाएगा मिश्रण, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। पहले एक एक चीजों से लाइट पास हो सकता था, लेकिन अभी मिश्रण तैयार होने की वजह से उसमें से लाइट पास नहीं होगा, राइट? इस प्रकार से शरीर में चार पांच चीजें अनेक हेतुएं एक साथ आते हैं। एक साथ आने की वजह से हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हेतु कौन सा है, लीनत्व कैसे हो रहा है, कौन से दोषों में हो रहा है। ओके, लेकिन प्रायः लीन पित्त में, जैसे मैंने बताया, द्रव उष्ण इस गुणों का गुण के कारण लीनत्व की संप्राप्ति ज्यादा दिखती है। नीचे जो एग्जाम्पल दिया है वो काबुली चने हैं। इसमें फिर से आपको विजुअलाइज करना है, यदि सिंपल पानी में उस चने को भिगो दिया जाए तो क्या होगा, गर्म पानी में भिगो दिया जाए तो क्या होगा, किसी एसिड सॉल्यूशन में उसको भिगा दिया जाए तो क्या होगा? क्या लगता है आपको, कौन सी अवस्था में चने ज्यादा फूलेंगे, जल्दी फूलेंगे? है ना, पानी में डाला है, गर्म पानी में डाला है, या तो एसिड सॉल्यूशन में डाला है, H2SO4 मिक्स करके डाला है। गर्म पानी में भी फूलेंगे और एसिड सॉल्यूशन में भी उससे ज्यादा फूलेंगे। इसका मतलब ये कि हुआ कि तीक्ष्णत्व और उष्णत्व ये ज्यादा होगा यदि धातुओं में और आपकी इनबिल्ट प्रकृति में या हेतुओं में, तो लीनत्व की संप्राप्ति ज्यादा होगी। अभी आपको एक श्लोक जो है वो वाग्भट से जरूर पढ़ना है, वो है उष्णेन युक्ता रुक्षाद्याः शीतेन युक्ता तीक्ष्णाद्याः। ये जो वात पित्त कफ किस प्रकार से उनका क्षय होता है, प्रकोप होता है, और किस प्रकार से उनका प्रशम होता है, ये एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसको एक बार पढ़िएगा। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर नहीं बताता हूँ, ताकि आप पढ़े, समझे और इसके ऊपर चर्चा हो, ठीक है? तीसरी एक चीज है जो नानल सर हमेशा बताया करते थे, वो है धातु आवर्तन संस्कार। धातु आवर्तन संस्कार क्या है कि बहुत बार जब हम हेतुओं के कारण संप्राप्ति शुरू होती है तो वो रस धातु से शुरू होती है और परकोलेट होते होते हुए शुक्र धातु से पर खत्म होती है, और फिर से शुक्र धातु से शुरू होकर रस धातु पर स्टार्ट होकर अगेन शुक्र धातु पर खत्म होती है, और इस तरीके से ये सिलसिला चालू रहता है। तो जितने धातु आवर्तन के संस्कार ज्यादा होते हैं उतनी संप्राप्ति गुण होती चली जाती है, राइट? ये आपको पेशेंट में बहुत बार दिखता है कि शुरुआत शुरुआत में पेशेंट आपके पास नहीं आता है, उसका एक आवर्तन हो चुका रहता है, कुछ सिम्टम्स उसके पास रहते हैं जो सरफेसिंग सिम्टम्स होते हैं, जो बार बार प्रकट हुए होते हैं, जो हम हिस्ट्री में लेते हैं कि आपको ऐसा हुआ था क्या, आपको पहले रुल्लास होता था क्या, ये सब लीनत्व के लक्षण उसमें पहले मौजूद होते हैं।
और जैसे जैसे संप्राप्ति गुण हो जाती है, यानी कि जब पेशेंट अपने लक्षणों की उपेक्षा करता है या वैद्य उसकी उपेक्षा करता है, यानी कि ठीक तरीके से लीनत्व को नहीं पहचानता, तो अगेन ये आवर्तन शुरू हो जाता है, शुक्र से रस की ओर, रस से शुक्र की ओर फिर से होता चला जाता है, संप्राप्ति और गुण हो जाती है, अनेक लक्षण और उपस्थित हो जाते हैं और लीनत्व की स्टेज आगे बढ़ जाती है। खास करके पित्त की कंडीशन में लीन पित्त का रूपांतरण जो है वो अम्ल पित्त जैसी कंडीशन में होता है, और अम्ल पित्त जैसी कंडीशन का रूपांतरण जो है वो प्रॉपर व्याधि रक्त पित्त जैसी कंडीशन में होता है। बहुत सारे पेशेंट में सिंपल सिंपल लक्षण होते हैं, रुद्धशूल है, रुद्धदाह है, अंगमर्द है, जो हमें ऐसे देखने के तौर पर लीन पित्त से होगा ऐसे लगता नहीं है, लेकिन बहुत बार वो लीन पित्त की वजह से ही होता है। उसे हम दुर्लक्षित कर देते हैं, उस लीनत्व को सिंपल सूत शेकर आदि चीजों से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे उपशय नहीं मिलता है, क्योंकि वो सम्यक चिकित्सा नहीं होती है। चिकित्सा और हेतु संप्राप्ति और गूढ़ होती चली जाती है। अम्ल पित्त क्लासिकल मैनिफेस्ट होने लग जाता है, उसको छर्दी होती है, उल्लास होता है, शिरशूल होता है, और फिर भी यदि उपेक्षा हो जाए पेशेंट से या तो वैद्य से, तो उसी अम्ल पित्त का रूपांतरण जो है वो रक्त पित्त जैसी कंडीशन में होता है, उसको छर्दी में रक्त भी आने लगता है, या अन्य भी रक्त पित्त के जो लक्षण है या उपद्रव है वो दिखना शुरू हो जाता है। ओके, मैं जानबूझकर आपको अलग अलग एंगल से लीनत्व समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इट इन फ्यू लाइन्स। आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, कुछ प्रैक्टिकल चीजों के आधार पर और कुछ उपमान प्रमाण के आधार पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन, धातु आवर्तन संस्कार आपको नहीं समझ में आ रहा है। धातु आवर्तन संस्कार मतलब क्या? कोई भी हेतु आप उठा लीजिए, मान लीजिए आचार है, आचार का आप निरंतर सेवन कर रहे हैं, तो आचार के जो गुण है, उष्ण गुण है, तीक्ष्ण गुण है, या जो भी अन्य कोई गुण है, वो रस धातु में प्रकट होना पहले तो होगा। उसके बाद आप फिर भी आचार का सेवन करते रहेंगे तो वो संप्राप्ति गुण होगी, रक्त तक जाएगी, फिर धीरे धीरे आपने 1 साल 2 साल उसको ज्यादा क्वांटिटी में सेवन करते रहे, निरंतर करते रहे, तो वो शुक्र तक संप्राप्ति चली जाती है। और शुक्र तक संप्राप्ति जाने के बाद भी यदि आप उसका सेवन करते रहे, तो अगेन वो रस धातु पर आता है रुक कर, क्योंकि धातु स्नेह परंपरा से सभी धातु कनेक्टेड है, ये हमने ग्रहणीय अध्याय में उसकी जब चर्चा की थी तब देखा था। तो एक धातु सभी धातुओं से कनेक्टेड है, और मैंने एक दलहन का भी एक टीका में रेफरेंस दिया था कि शुक्र से रस की ओर कैसे संप्राप्ति जाती है। तो शुक्र तक संप्राप्ति जाने के बाद फिर से वो संप्राप्ति रस तक शुरू हो जाती है, यानी कि रस में जो वैगुण्य हुआ है रस धातु में, वो और वैगुण्य स्ट्रक्चरली और फंक्शनली होना शुरू हो जाता है। और ऐसा सिलसिला यदि चलता ही रहे, तो धातुओं में शैथिल्य आना, धातुओं में वैगुण्य आना, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली उसमें बिगाड़ आना, ऐसी सब चीजें शुरू होना चालू हो जाता है। इसलिए लीनत्व को सही स्टेज में आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डलन का रेफरेंस हमने देखा था शोष चिकित्सा अध्याय में, जिसमें शुक्र धातु के क्षय से पूर्व धातु मज्जा का किस प्रकार से क्षय होता है, उस प्रकार का एक रेफरेंस हमने देखा था। ओके, आइए अभी सिम्टम्स ऑफ लीन पित्त देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रैक्टिकल। इस प्रकार के लक्षण पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं, लेकिन ये लीन पित्त के सिम्टम्स है ऐसे बहुत बार हमें लगता नहीं है या दिखता नहीं है, हम देखते नहीं है। तो कौन कौन से सिम्टम्स है ध्यान से देखिएगा, आपके पेशेंट्स को भी पूछिएगा कि क्या ये लक्षण उनमें है क्या। शिरसी तपणम, ये वेरी क्लासिकल लक्षण है जो सिर्फ माधव निदान ने दिया है रक्त पित्त के उपद्रव में। शिरसी तपणम, सिर पर हाथ लगाए, हमेशा उसका सर जो है वो गर्म होता है। पेशेंट को पूछ कर देखिएगा क्या आपका सर हमेशा गर्म रहता है क्या? यदि है तो कहीं ना कहीं लीन पित्त की संप्राप्ति है, लीन पित्त शरीर के अंदर है। ओके, अभी रक्त पित्त के उपद्रव में वो चीज दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि रक्त पित्त के उपद्रव में ही ये लक्षण दिखेगा। ये लक्षण पूर्व रूप में भी दिख सकता है, रूप अवस्था में भी दिख सकता है, अन्य किसी अवस्था में भी दिख सकता है। इसलिए उपद्रव को सिर्फ उपद्रव स्वरूप में ही हमें समझना नहीं है, तो उसको पूर्व रूप या रूप अवस्था में भी हम उसका विचार जरूर कर सकते हैं। शिरशूल, ये तो हमें दिखेगा ही। कटिशूल अंगमर्द, कभी हम सोचते नहीं है कि लीन पित्त के कारण होगा, लेकिन होता है। यदि आप कटुरस के सेवन का अति सेवन के लक्षण देखो तो उसमें भी कटिशूल ये लक्षण आया हुआ है, राइट। और कटुरस के अति सेवन से
आप जानते हैं ये बात। और पित्त पित्त का भी प्रकोप होता है। सो कटिशूल के पेशेंट्स में भी लीन पित्त की संप्राप्ति है क्या, पित्त बढ़ाने वाले कोई हेतु का सेवन निरंतर हो रहा है क्या, या पित्त प्रकृति है क्या, पित्त का काल है क्या, उष्णेन युक्ता रूक्षाध्याय जो श्लोक वाग्भट सूत्र 12 में दिया गया है, उससे रिलेटेड कुछ चीज हो रही है क्या, वो आपको ढूंढना है। रुचशूल की भी पेशेंट बहुत बार आते हैं, अनेक टेस्ट करके आते हैं, ईसीजी वगैरह करके आते हैं, और कुछ भी नहीं निकलता है उनमें। एब्सोल्युटली फाइन दोज पेशेंट्स आर, उनको अम्ल पित्त तक नहीं होता है, उनमें सिर्फ लीन पित्त की संप्राप्ति होती है, सिर्फ दाढ़ी मावले मात्र देने से भी उनका रुचशूल कम हो जाता है। खालित्य पालित्य दंत हर्ष, इसको बहुत बार हम असार धातुओं से या वात से रिलेटेड करते हैं, लेकिन बहुत बार ये लीन पित्त की ही संप्राप्ति की वजह से होता है। यहाँ पर आपको उस लीन पित्त की ही चिकित्सा करने से उसमें उपशय मिलना शुरू हो जाता है। अगेन दिस इज वेरी कॉमन। फोर्थ पॉइंट, रोदन वृत्ति। बहुत पेशेंट्स में यदि आप देखो तो छोटी छोटी बातों में उनको रोना आ जाता है, धैर्य नाश होता है, easily they get succumb to the struggles in life, they cannot handle those struggles। चिंता वृत्ति होती है, हमेशा चिंता करते रहते हैं किसी भी चीज के ऊपर। दुर्मनत्व होता है। दुर्मनत्व का अर्थ ऐसा है कि हमेशा दुखी रहना, इस एक अर्थ में उसको लिया जा सकता है। या निगेटिविटी, हमेशा किसी भी चीज को निगेटिव ही देखना, लाख उसको मोटिवेट करे, लाख उसको आप पॉजिटिव चीजें समझाएं, फिर भी वो निगेटिव ही देखता है उस कंडीशन को। इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं। ये लक्षण जरूर ओजक्षय के हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, या रसक्षय से रिलेटेड है, लेकिन इनमें वस्तुतः कारण ये लीन पित्त है। लीन पित्त जब ओज तक जाता है या रस धातु को बिगाड़ता है तो ये लक्षण शुरू हो जाते हैं। और आप कितनी ही ओज की चिकित्सा कर लो, शुक्र की या रस की चिकित्सा कर लो, उतने हद तक उपशम नहीं मिलता जब तक आप लीन पित्त को शरीर से बाहर नहीं निकालते। अग्निबलहीनत्व, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अग्निबल यदि शरीर का कम है, व्यायाम नहीं हो रहा है किसी वजह से, अग्निबल से ज्यादा आप खा रहे हैं या अध्यशन कर रहे हैं, विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं, तो अग्निबल कम होगा। अग्निबल कम होने की वजह से लीन पित्त की संप्राप्ति होती है। भ्रम, अगेन इट इज लॉजिकल। बलहानि, द्रव गुण उष्ण गुण धातुओं तक परकोलेट हो जाए तो अपने आप शैथिल्य की संप्राप्ति होती है, धातुओं का नाश होता है, सारभूत धातुओं का नाश होता है, और बलहानि की लक्षण दिखना शुरू हो जाता है। अगेन लास्ट की जो चीज है, प्रतिश्राय, वेरी कॉमन। हम इसको हमेशा कफ या वात से रिलेट करते हैं, लघु मालिनी वसंत त्रिभुवन कीर्ति सीतोपलादि आदि देकर इसको मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देखोगे, मेरा तो ऐसा अनुभव है कि प्रतिशय के पेशेंट को जल्दी उपशय मिलता ही नहीं है। क्लासिकल जब हम उसको सोचते हैं कफवात के एंगल से, या जीर्ण प्रतिशय का पेशेंट है जिसमें खास करके नेजल पॉलिप हुआ है या डीएनएस हुआ है, तो क्लासिकली जब हम उसको सोचते हैं, उसका हेतु सेवन भी बंद कर देते हैं, दधी आदि जो है या उदक पान भी है, ये सब बंद करने के बावजूद भी वो प्रतिशय, वो जीर्ण प्रतिशय ठीक नहीं हो पाता। क्या आप सभी को ऐसा अनुभव आया है? छोटी छोटी कंडीशंस होती है, सिंपल सिंपल, हम उसको भी ट्रीट करने में फेल हो जाते हैं बहुत बार। और कहाँ हम ज्वर रक्त पित्त गुल्म को ठीक करेंगे। दीपिका मैम को नहीं आया, उनको शायद उपशय मिला होगा जल्दी पेशेंट को। मुझे तो काफी पेशेंट्स में उपशय मिलता जरूर है, लेकिन इजीली नहीं मिलता है, या कुछ हद तक ही मिलता है। अगेन वो पेशेंट प्रतिशय लेके आ जाता है, कुछ दिन तक मिलता है, फिर से उसका शुरू हो जाता है। इसका कारण यही है कि गूढ़त्व उसका हमें ढूंढना नहीं, हमने ढूंढा नहीं है, लीनत्व उसका खोजा नहीं है, उसका अन्वय सिर्फ कफ या वात से लगाया है, धातु सारत्व के लेवल पर उसका विचार नहीं किया है, उसके धातुओं को बलवान नहीं किया है। धातु यदि बलवान हो जाए तो लीन पित्त भी या कोई भी लीन दोष भी अपने लक्षण वहां पर दिखाई नहीं देगा। ओके। सो प्रतिशय के पेशेंट को भी आपको धातु बलवान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए वो मांसाहार व्यक्ति है, तो उसका मांस सारवान किस प्रकार से रहे, उसको व्यायाम कराना, अभ्यंग कराना, नित्य स्नेह का सेवन कराना, ये ज्यादा जरूरी है। तब वो प्रतिशय दूर होगा। फिर उसकी संप्राप्ति कफ या वात या पित्त कुछ भी हो, लेकिन उसके धातुओं को सारवान करना यह हमारा और एक अलग से उद्दिष्ट है, या चिकित्सा का एक दूसरा आयाम है। अर्धाववेदक माइग्रेन के पेशेंट जो बहुत सारे आते हैं, उसमें भी लीन पित्त की संप्राप्ति है। ग्रथित आर्तव,
अगेन इसको हम वात से, वात कफ से रिलेट करते हैं, लेकिन ये लीन पित्त की वजह से बहुत बार दिखता है, क्योंकि द्रव उष्ण गुण के कारण शोषण की संप्राप्ति होती है, और उस शोषण की वजह से ग्रसित तत्व आता है। ग्रहणी के पूर्व रूप आप सभी को पता है, एक बार फिर से पढ़िएगा। ग्रहणी के जो बहुत सारे पूर्व रूप है वो लीन पित्त से रिलेटेड है। लास्ट का पॉइंट शायद आपको ये अजीब लगेगा, लेकिन ग्रंथि, अर्बुद, कैंसर जैसी कंडीशन में भी लीन पित्त या लीन कफ की संप्राप्ति होती है। इसको ढूंढना होता है, इसको खोजना होता है। नीचे कुछ हेतु दिए हुए हैं। ये नानल सर से एक बार चर्चा हुई थी तो पता चला था, उन्होंने बताई हुई ये बात है। उन्होंने सीए ग्लायोमा, अनकॉमन कंडीशन है, लेकिन उन्होंने काफी पेशेंट सीए ग्लायोमा के देखे हैं। तो उसमें मैदा, पीनट, बहुत सारे हेतु उनमें दिखे, लेकिन खास करके मैदा और मूंगफली, ये जो है ये प्रायः हेतु पाए गए हैं। ये धातुगत अभिसंध को बढ़ाते हैं, और लीन कफ या लीन पित्त की संप्राप्ति इसमें दिखती है, खास करके लीन कफ की संप्राप्ति इसमें दिखती है। और इसमें सर ने मरीच का प्रयोग किया था। किसी किसी पेशेंट में तो 15 ग्राम तक मरीच का प्रयोग किया हुआ है, और 2-3 महीने में ग्लायोमा के पेशेंट में 25 to 30% उपशय इस द्रव्य से मिलना उनको शुरू हुआ। द्रव्य सिंपल है, लेकिन लॉजिक कितना खूबसूरत है कि प्रमाथी द्रव्य है। निज वीर्येण ये द्रव्येण स्रोतोभ्य दोष संचयन, इस प्रकार से प्रमाथी द्रव्य की व्याख्या की गई है कि जो अंदर तक, गूढ़ तक, स्रोतसों के डीप तक जो कुछ संप्राप्ति गई है उसको बाहर से तोड़ता है, उसके अनुबंध को नाश करता है, उसका उसको उसका एक सिंपल सा द्रव्य मरीच आप दे सकते हो, और इतनी मात्रा में 15 ग्राम तक की मात्रा में मरीच देने के बावजूद भी उस पेशेंट को ना उरोदाह हुआ, ना ना पादतन दाह हुआ, ना कुछ चीजें बाकी की दिखी। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि उसका गामित्व जो है मरीज का, वो सीधा सीधा उस ग्लायोमा की तरफ होता गया। उसने उस लीन कफ का नाश किया, पित्त के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब कोई संप्राप्ति या जब कोई व्याधि होता है शरीर में, तो नेचुरली जब हम कोई दवाई देते हैं या जब कोई हेतु सेवन करते हैं, तो वो दवाई या वो हेतु उस धातु की तरफ नेचुरली आकर्षित हो जाता है। ये शरीर का स्वभाव है। बाकी भी जगह वो औषधि जाती है, लेकिन जहां पर संप्राप्ति है वहां पर वो औषधि और जल्दी एक्ट कर जाती है। ये नेचुरली शरीर की टेंडेंसी होती है। अभी चिकित्सा, चिकित्सा क्या है तो ये ग्रहणी अध्याय में भी दी है। लीन दोष को क्या करना है? लीन दोष को हम डायरेक्टली कुछ अ, उसके ऊपर शमन चिकित्सा डायरेक्टली कर नहीं सकते। बहुत बार उसका उत्क्लेश करना होता है और शोधन करना होता है। दिस इज द रियल क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ लीन दोष, राइट? जहां पर भी लीनत्व है वहां पर उसका उत्क्लेश कीजिए, और फिर उसको नजदीक के मार्ग से शोधन के द्वारा बाहर निकाल दीजिए। जैसे एक सुंदर मेथड अभी हमने डेवलप की हुई है, जिसमें क्या करना है, ये जो भी सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं या लीनत्व की कंडीशन दिख रही है, उसमें आप उस पेशेंट को रसायन काल में स्नेहपान शुरू कर दीजिए। रस सी मात्रा से शुरुआत कीजिए 25 से 30 ml से, और धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाइए 100 ml तक की मात्रा में। या इसमें बहुत सारे वेरिएशन भी किए जा सकते हैं। रोज आपको रस सी मात्रा में ही उसको 25-25-25 ml दे दीजिए, और 5वें या 6वें दिन उसको रात में आपको एक भेदन औषधि कोई भी देनी है धातुओं के हिसाब से। यदि मान लीजिए रक्त धातु की इन्वॉल्वमेंट है तो आपको कुटकी देनी है। मांस धातु की इन्वॉल्वमेंट है तो मनुका जैसा द्रव्य, मेद है तो हरितकी जैसा द्रव्य, मज्जा है तो अमल की जैसा भेदन द्रव्य, शुक्र है तो एरंडमूल जैसा द्रव्य जो भेदन करता है। इस प्रकार से देने से क्या होगा, एक तो जब आप स्नेहपान करते हो तो वो स्नेह क्या करता है, धातुओं में परकोलेट हो जाता है, धातुओं में चला जाता है। ये स्नेह की खासियत है। और जो भी धातुओं में दोष छुपे हुए हैं उनको वहां पर ढकेल देता है बाहर, और उनकी जगह वहां पर ले लेता है। ओके, उनको वहां पर ढकेल देने से वो जो दोष है वो नेचुरली शाखा कोष्ठ गति से कोष्ठ में आना शुरू हो जाता है, और उसको हम सिंपल भेदन देकर, अनुलोमन देकर शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। ये क्लासिकल विरेचन नहीं है, ये एक मॉडिफाइड विरेचन का तरीका है, जिसमें हमने धातुओं का भी विचार किया है, स्नेह का भी विचार किया है, और लीनत्व का भी, उत्क्लेश का भी विचार किया है। तो जैसे कि मैंने नीचे लिखा है कि भेदन ऑफ मटेरियल फील्ड इन स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का जैसे एग्जांपल दिया था कि वो लीन पित्त से भरा हुआ है,
उस स्पॉन्ज को हमने अभी स्नेह से भर दिया, संपृक्त कर दिया, और वो पित्त वहां से निकल गया, वो कोष्ठ में आ गया, और उसके बाद में हमने उसको इजीली किसी भी भेदन द्रव्य के द्वारा या अनुलोमन द्रव्य के द्वारा बाहर निकाल लिया। कंसेप्ट समझ में आई आपको कुछ हद तक? आपको धातु आइडेंटिफाई करना है, हेतु आइडेंटिफाई करना है, लक्षण आइडेंटिफाई करने हैं। धातुनुसार भेदन द्रव्य, अनुलोमन द्रव्य, जैसे रस के लिए आरगवद होगा, रक्त के लिए कुटकी होगा, मांस के लिए मुनक्का होगा, मेद के लिए हरितकी, अस्थि के लिए सोचना पड़ेगा, अमल की भी चलेगा क्योंकि वो अस्थि मज्जा पाचक में है। मज्जा के लिए अगेन आप अमल की हरितकी का यूज कर सकते हैं, और शुक्र के लिए एरंडमूल। इस प्रकार से आप धातु आइडेंटिफाई कीजिए, कौन सा धातु उसका हीन सारत्व का है ये आइडेंटिफाई कीजिए, कौन से लक्षण है, वो लक्षण कौन से धातु पर आधारित है ये आइडेंटिफाई कीजिए, और लीनत्व है या नहीं ये आइडेंटिफाई कीजिए। जरूरी नहीं कि हर एक पेशेंट में लीनत्व होगा, लेकिन बहुत सारे पेशेंट में होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 60 to 70% पेशेंट में लीनत्व मुझे दिख रहा है, या बहुत सारे मेरे जो मित्र है उनको भी दिख रहा है। उसके रीजंस आप जानते हैं कि अध्यशन है, विरुद्धाहार है, स्ट्रेस है, रात्रि जागरण है, मोबाइल का अति सेवन है। ये क्लासिकल हेतु जो है ये पित्त को ज्यादा बिगाड़ने वाले आज हमें दिखते हैं। वात और कफ का लीनत्व भी कभी हम डिस्कस करेंगे बाद में, वो भी पेशेंट दिखते हैं, लेकिन उसकी संप्राप्ति कुछ अलग स्तर की है, अलग तरीके से उसके बारे में सोचा जा सकता है। ओके, अप टिल नाउ आई थिंक थिंग्स आर प्रीटी क्लियर। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज पूछिएगा, और पढ़िएगा ये सब चीजें जो मैंने रेफरेंसेस बताए, और फिर हम इसके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे कि और लीन पित्त के ऊपर क्या किया जा सकता है। शोधन चिकित्सा तो हमने देखी, शमन चिकित्सा भी वहां पर की जा सकती है, तो किस तरीके से की जा सकती है, किस प्रकार से उस लीन पित्त को आगे ना बढ़ने दें, उसकी संप्राप्ति को गुड़ न होने दें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये हमें सोचना होगा। राइट? यस सोनाली मैम, थैंक यू सो मच। बीच में मैं आप सभी के कॉल्स नहीं उठा पाया किसी किसी के किसी कारण की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आयुष मिनिस्ट्री में फिलहाल बहुत काम चल रहा है कंट्री रिलेटेड, तो मिनिस्टर्स लोगों से भी हमें मिलना पड़ता है, तो उस टाइम पे फोन स्विच ऑफ करके रखना पड़ता है। यस, इन्वॉल्व धातु कैसे आइडेंटिफाई करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो सारत्व के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कीजिए, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र जो भी धातु है उसके सारत्व के लक्षण क्या है, वो लक्षण उस पेशेंट में है या नहीं, यदि कम है, मीडियम है, और ज्यादा है, उसके प्रकार से उसको कैटेगराइज कर लीजिए। कम लक्षण दिख रहे हैं इसका मतलब उसका रस धातु सारवान नहीं है, वहां पर उसके सिम्टम्स ज्यादा दिखेंगे। दूसरा, कुष्ठ में या ज्वर में धातुगत अवस्थाएं दी गई है, रसगत, रस धातुगत, रक्त धातुगत दोष हुए तो क्या होगा, तो वो लक्षण क्या है वो देखिए। उस लक्षणों के आधार पर आपको समझेगा रस धातु है, रक्त धातु है, मांस धातु है, कौन सा धातु है। यस, बहुत मजा आया आज आप सभी लोगों से चर्चा कर कर मिलकर। इच्छा तो है कि रोज आपके साथ आ जाऊं, पारायण करें, मस्ती से पढ़ाई करें, अध्ययन करें, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आर्य सर, थैंक यू, आपके इनिशिएटिव की वजह से स्टार्ट कर पाया फिर से। अरे सर 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 तो सर अगले शनिवार को फिर रहना है आपको। जी जी सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। यस सर। प्रिया मैम बता रही हेतु से भी दुष्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे भुक्तवा दीवा स्वाप खाकर जो दीवा स्वाप करता है, वो वो माउंस वह स्रोतस के ऊपर उसका बिगाड़ करता है, तो उसका गामित्व माउंस की तरफ जाने वाला है। उसके बाकी के कोई हेतु होंगे और माउंस के लक्षण होंगे तो वो माउंस का विचार आप ज्यादा करते हैं। फिर ऐसे पेशेंट को आप ऐसा कोई स्नेह दे जो माउंस गामी है। मान लीजिए आपने उसको कल्याणक गुरुत्व का स्नेहपान रसायन काल में दिया, और रात में सोते वक्त आपने उसको मुनक्का सिर्फ दे दी जो मांसगामी द्रव्य है, उससे अनुलोमन करवाया। ओके, सुश्रुत कहते हैं क्रियाहीना अतिरिक्ता वा साध्य अपि न सिद्ध्यति। यदि आप ज्यादा क्रिया कर दो
दोष कम बलवान है और ज्यादा चिकित्सा दे दो, दोषों का बल